हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए पॉलिटी के मॉक टेस्ट का आज हमारा टेस्ट नंबर 6 है। 5 मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम 49 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं विद एक्सप्लेनेशन। आज उससे आगे देखेंगे, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित निकायों या संस्थाओं में से किस या किन का लेखा परीक्षण पूर्णतः और प्रत्यक्षतः नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग के द्वारा किया जाता है। इनमें से किसका लेखा परीक्षण पूर्ण रूप से कैग के द्वारा किया जाता है? नंबर 1 है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा परीक्षण का काम होता है वो निजी लेखा परीक्षकों के द्वारा किया जाता है, ना कि कैग के द्वारा, इसलिए एक तो नहीं होगा। नंबर 2 है तेल और प्राकृतिक गैस आयोग। इसका लेखा परीक्षण कैग के द्वारा किया जाता है, इसलिए ये हमारा बिल्कुल सही है। नंबर 3 है भारतीय जीवन बीमा निगम और नंबर 4 है भारतीय स्टेट बैंक। इनका लेखा परीक्षण भी निजी लेखा परीक्षकों के द्वारा किया जाता है, कैग के द्वारा नहीं किया जाता, इसलिए हमारा सही आंसर होगा केवल 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, सार्वजनिक निगमों के लेखा परीक्षण में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग की भूमिका वो सीमित होती है। जो सार्वजनिक उपक्रम का लेखा परीक्षण होता है उसमें कैग की भूमिका सीमित होती है। सार्वजनिक निगमों के साथ उनका संबंध मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 श्रेणियों में आता है। जैसे कुछ निगमों का लेखा परीक्षण पूर्णतः और प्रत्यक्षतः कैग के द्वारा ही किया जाता है, जैसे दामोदर घाटी निगम, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, इनका लेखा परीक्षण पूर्ण रूप से कैग के द्वारा किया जाता है। जबकि कुछ अन्य निगमों का लेखा परीक्षण निजी पेशेवर लेखा परीक्षकों के द्वारा किया जाता है और इन पेशेवरों को कैग के परामर्श से केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। जरूरत पड़ने पर कैग पूरक लेखा परीक्षण कर सकता है, जैसे केंद्रीय भंडारण निगम, औद्योगिक वित्त निगम और अन्य। इनका लेखा परीक्षण निजी पेशेवर लेखा परीक्षकों के द्वारा किया जाता है, जिन्हें कैग की सलाह पर, कैग के परामर्श पर केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है और जरूरत पड़ने पर कैग इनका पूरक लेखा परीक्षण कर सकता है। और कुछ अन्य निगम है जो कि पूरी तरह से निजी लेखा परीक्षण पर निर्भर करते हैं, यानी उनका लेखा परीक्षण विशेष रूप से निजी पेशेवर लेखा परीक्षकों के द्वारा ही किया जाता है। जैसे इसमें कैग की कोई भूमिका नहीं होती है। जो निजी लेखा परीक्षण, जिन निगमों का निजी लेखा परीक्षण करते हैं उसमें कैग की कोई भूमिका नहीं होती है और ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट और लेखों को सीधे ही संसद में प्रस्तुत करते हैं। ऐसे निगमों में आते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय खाद्य निगम और अन्य। इनका जो लेखा परीक्षा का काम है वो निजी लेखा परीक्षकों के द्वारा किया जाता है पूरी तरह से, और वो सीधे ही संसद में अपने लेखों को प्रस्तुत करते हैं। सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षण में भी कैग की भूमिका सीमित होती है। उनका लेखा परीक्षण निजी लेखा परीक्षकों के द्वारा किया जाता है, जिन्हें कैग की सलाह पर सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। कैग क्या कर सकते हैं? यहाँ पूरक लेखा परीक्षण या फिर उनका टेस्ट ऑडिट कर सकते हैं। तो ये है कि कैग किन किन का लेखा परीक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के दिनों में प्राण पोर्टल निरंतर सुर्खियों में रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसके उद्देश्यों को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है? यानी प्राण पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो ये राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निर्मित एक पोर्टल है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्राण पोर्टल राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निर्मित एक पोर्टल है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। हाल ही में सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। इसके अनुसार राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत के 4 वर्ष के बाद विगत वर्ष की तुलना में, यानी पिछले वर्ष की तुलना में, वित्त वर्ष 2021-22 में 131 शहरों में से केवल 49 में ही वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। यानी वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम भारत की एक राष्ट्रीय नीति है, भारत की पहली राष्ट्रीय नीति है। इस रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत जारी किए गए कुल धन का केवल 50% से भी कम का ही उपयोग किया गया है। यानी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के लिए जितना पैसा दिया गया था उसका केवल 50% से भी कम का ही उपयोग किया गया है। बाकी का 50% कहाँ गया पता नहीं। प्राण का पूर्ण रूप गैर प्राप्ति वाले शहरों में वायु प्रदूषण के विनियमन के लिए पोर्टल है। यानी प्राण का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़। और ये राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निर्मित एक पोर्टल है।
तो आपको प्राण की फुल फॉर्म भी याद रखनी है। पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़, और किसके, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निर्मित एक पोर्टल है। यह शहर की वायु कार्य योजना के कार्यान्वयन की भौतिक और वित्तीय स्थिति की निगरानी करेगा, और साथ ही यह राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत किए जाने वाले वायु गुणवत्ता प्रबंधन प्रयासों की जानकारी जनता तक पहुंचाने में भी सहायता प्रदान करेगा। यह राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के विवरण, उसकी प्रगति, शहर की कार्य योजनाओं, शहर, राज्य, राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों के द्वारा किए जा रहे कार्यान्वयन संबंधी अपडेट, वायु गुणवत्ता डेटा और प्रवृत्तियों आदि से संबंधित व्यापक जानकारी प्रदान करेगा। साथ ही जनता को वायु गुणवत्ता की जानकारी भी प्रदान करेगा। अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के बारे में। तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम देश भर में वायु प्रदूषण की समस्या से व्यापक स्तर पर निपटने के लिए केंद्र सरकार की एक समयबद्ध राष्ट्रीय स्तर की रणनीति है, और इसे 2019 में प्रारंभ किया गया था। तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु पर्यावरण का जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है उसे 2019 में शुरू किया गया था, और केंद्र सरकार की एक योजना है। इसका लक्ष्य है 131 शहरों में 2026 तक आधार वर्ष 2017 के स्तर से पार्टिकुलेट मैटर यानी पीएम की सांद्रता में 40% की कमी लाना। कब तक? 2026 तक। इन 131 शहरों में से 123 गैर प्राप्ति वाले शहर और 42 1 मिलियन से अधिक की आबादी वाले शहर या नगरीय समूह शामिल हैं, और साथ ही दोनों श्रेणियों में 34 शहर शामिल हैं। तो इतना याद नहीं रखना है, इतना याद रखना है सिर्फ इसका लक्ष्य है 2026 तक। आधार वर्ष है इसका 2017, उसके 2017 के स्तर की तुलना में पीएम का जो वायु में पार्टिकुलेट मैटर होते हैं उनकी सांद्रता में 40% की कमी लाना। 2026 तक शहर हैं 131, अभी तक जिनमें से 49 में ये काम हो चुका शुरू हुआ है। यदि 49 शहरी अभी तक इसके अंतर्गत उनमें काम करना शुरू किया गया है, जबकि 2019 में से शुरू किया गया था और 2 साल इसके बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन से अधिकार और विशेष अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, विदेशियों को नहीं? इनमें से कौन से अधिकार हैं जो केवल भारत के नागरिकों को दिए गए हैं, विदेशियों को वो अधिकार नहीं दिए गए हैं? नंबर 1 है धर्म, मूल, वंश, लिंग, जातीय, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 15 के तहत। तो ये अधिकार केवल भारत के नागरिकों को दिया गया है, ये विदेशियों को नहीं दिया गया है। नंबर 2 है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने, संघ बनाने, संचरण, निवास और वृत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 के तहत। ये अधिकार भी केवल भारत के नागरिकों को दिया गया है, विदेशियों को नहीं दिया गया है। नंबर 3 है उच्चतर न्यायालय में यानी उच्चतर न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में सेवा करने का अधिकार। ये अधिकार भी केवल भारत के नागरिकों को दिया गया है, विदेशियों को ये अधिकार नहीं दिया गया है। और नंबर 4 है संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार। ये अधिकार भी केवल भारत के नागरिकों को दिया गया है, विदेशियों को नहीं दिया गया है। तो हमारा सही आंसर होगा 1, 2, 3 और 4 तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है भारतीय संविधान कुछ ऐसे अधिकारों और विशेष अधिकारों का प्रावधान करता है जो केवल देश के नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं, विदेशियों को नहीं। जैसे धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 15 के तहत। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का अधिकार, आर्टिकल 16 के तहत। वाक और अभिव्यक्ति, सम्मेलन करने, संघ बनाने, संचरण, निवास और वृत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, वृत्ति मतलब व्यापार की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक। लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव में मतदान करने का अधिकार, संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी और राज्यों के महाधिवक्ता जैसे कुछ सार्वजनिक पदों को धारण करने का अधिकार। ये अधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही दिया गया है, विदेशियों को ये अधिकार नहीं दिया गया है। इसलिए अब इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसे सोल्व कर सकते हैं कि भारत के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विशेष दिन मतदान के समय राज्यसभा में 150 सदस्य उपस्थित होते हैं। इस स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन है ए केवल 75 सदस्यों के समर्थन से पारित किया जा सकता है, ऑप्शन बी मतदान के लिए उपस्थित सदस्यों के बहुमत के साथ पारित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी न्यूनतम
100 सदस्यों के समर्थन से पारित किया जा सकता है। और ऑप्शन डी, कम से कम 123 सदस्यों के समर्थन के बिना पारित नहीं किया जा सकता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर किसी विशेष दिन मतदान के समय राज्यसभा में केवल 150 सदस्य उपस्थित हैं, तब भी एक संविधान संशोधन विधेयक को आर्टिकल 368 के तहत कम से कम 123 सदस्यों के समर्थन के बिना पारित नहीं किया जा सकता। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, संविधान में संशोधन के लिए 2 अलग अलग प्रकार के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। जैसे सबसे पहले, संविधान संशोधन विधेयक को संबंधित सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे सदस्यों के द्वारा समर्थित होना चाहिए। यानी जो संविधान संशोधन विधेयक होता है उसे जितनी भी सदन की कुल सदस्य संख्या है उसकी कम से कम आधे सदस्यों के द्वारा उसे समर्थित होना चाहिए। दूसरा, संविधान संशोधन विधेयक को सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा पारित किया जाना चाहिए, और जो कि कुल सदस्य संख्या के बहुमत से अधिक होना चाहिए। तो यह है संविधान का विशेष बहुमत। संसद के दोनों सदनों के द्वारा संशोधन अधिनियम को, संशोधन विधेयक को अलग अलग पारित किया जाना आवश्यक है, और इसके लिए संयुक्त सत्र का कोई भी प्रावधान नहीं है। यानी संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए, और संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है। प्रत्येक संविधान संशोधन विधेयक के लिए विशेष बहुमत की ही आवश्यकता होती है। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, इसलिए किसी भी संशोधन को न्यूनतम 123 सदस्यों के द्वारा समर्थित होना अनिवार्य है। भले ही मतदान के समय केवल 150 सदस्य उपस्थित हो, तो भी संशोधन विधेयक को उनमें से 123 सदस्यों का समर्थन मिलना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है समिति, दूसरी तरफ है उसके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। नंबर 2 है संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ना कि सरदार पटेल, तो ये गलत सुमेलित है। नंबर 3 है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ना कि राजेंद्र प्रसाद, तो ये भी हमारा गलत सुमेलित है। हमारा सही आंसर होगा केवल एक युग्म सही सुमेलित है, यानी ऑप्शन नंबर है ए हमारा सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया था। इनमें से 8 प्रमुख समितियां थीं और कुछ छोटी समितियां थीं। जैसे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये मौलिक अधिकार वाली जो समिति थी, इसके अंतर्गत 5 उप समितियाँ थीं। जैसे मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र, असम को छोड़कर और आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए समिति, इसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदोलई। छोड़े गए और आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति, इसके अध्यक्ष थे AB ठक्कर। और उत्तर पश्चिमी सीमांत जनजातीय क्षेत्र उप समिति, इसके अध्यक्ष का पूरी तरह से क्लियर नहीं है, डिफाइन नहीं है। नेक्स्ट थी प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राज्यों के लिए समिति, यानी राज्यों के साथ बातचीत करने, समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप उसे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के द्वारा गारंटीकृत सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, अनुच्छेद 29 का दायरा केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो अनुच्छेद 29 है उसका दायरा अल्पसंख्यकों के साथ साथ बहुसंख्यकों तक भी है, यानी उसका दायरा केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है। कथन नंबर 2 है, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और प्रशासन करने का अधिकार है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और उनके प्रशासन करने का अधिकार है। हमारा सही आंसर होगा, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। एक्सप्लेनेशन है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल 29 में दिया गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण।
आर्टिकल 29 प्रावधान करता है कि भारत के किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। यानी प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय को भारत के किसी भाग के निवासी नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा आर्टिकल 29 के तहत। इसके अलावा राज्य के द्वारा पोषित या फिर राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। पहला प्रावधान एक समूह के अधिकार की रक्षा करता है, जबकि दूसरा प्रावधान नागरिक के व्यक्तिगत सम्मान के अधिकार की गारंटी देता है, चाहे वे किसी भी समुदाय से संबंधित क्यों न हो। आर्टिकल 29 धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों के साथ साथ भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों दोनों को संरक्षण प्रदान करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि इस अनुच्छेद का दायरा अनिवार्य रूप से केवल अल्पसंख्यक वर्गों तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि आमतौर पर माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस अनुच्छेद में नागरिकों के अनुभाग शब्द का उपयोग किया गया है, जिसमें अल्पसंख्यक के साथ साथ बहुसंख्यक वर्ग भी शामिल है। इसलिए आर्टिकल 29 का दायरा अल्पसंख्यकों के साथ साथ बहुसंख्यक वर्ग तक भी शामिल है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि भाषा के संरक्षण के अधिकार में भाषा के संरक्षण हेतु आंदोलन करने का अधिकार भी शामिल है और इसीलिए नागरिकों के अनुभाग का भाषा के संरक्षण हेतु किए गए राजनीतिक भाषण या फिर वादे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण के दायरे में नहीं आते हैं। शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार आर्टिकल 30 के तहत दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों को, चाहे वे धार्मिक अल्पसंख्यक हो या भाषाई अल्पसंख्यक, दोनों को अधिकार होंगे अपनी मनपसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने और उनके प्रशासन करने का अधिकार का। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की संपत्ति अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की किसी भी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए राज्य के द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि उनके लिए गारंटीकृत अधिकार को प्रतिबंधित निरस्त नहीं करेगी। यानी अगर अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित कोई भी शैक्षणिक संस्थान है तो उसकी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए अगर राज्य उसकी संपत्ति को अर्जित करना चाहता है तो उनके राज्य ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्हें उनके शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन का अधिकार दिया गया है। जो हमारा आर्टिकल 31 था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया, मूल अधिकारों से हटा दिया गया था। इसीलिए ये गारंटी दी गई है अल्पसंख्यक वर्गों को कि उनकी शैक्षिक किसी भी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए राज्य के द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि उनके लिए जो गारंटीकृत अधिकार है उसे प्रतिबंधित या निरस्त नहीं करेगी। इस संबंध में अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा प्रावधान जोड़ा गया था, क्योंकि इस अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निरस्त कर दिया था। आर्टिकल 31 में था मूल अधिकार। नेक्स्ट है, शिक्षा संस्थान को सहायता प्रदान करने में राज्य किसी भी अल्पसंख्यक के द्वारा प्रतिबंधित संस्थान के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यानी आर्टिकल 30 के तहत सुरक्षा केवल अल्पसंख्यक वर्गों तक ही सीमित है। जैसे आर्टिकल 29 के तहत किसी नागरिकों के किसी भी अनुभाग तक विस्तारित नहीं है। जैसे आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के साथ साथ बहुसंख्यक वर्ग भी शामिल है, क्योंकि इसमें नागरिकों के अनुभाग पद का उपयोग किया गया है। जबकि आर्टिकल 30 के तहत जो सुरक्षा दी गई है वो केवल धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों को ही दी गई है। हालांकि अल्पसंख्यक पद को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। जो अल्पसंख्यक पद है उसे संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। आर्टिकल 30 के तहत प्रदत्त अधिकार में अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा प्रदान करने का अधिकार भी शामिल है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता खोने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता त्याग देता है तो उस व्यक्ति की प्रत्येक अवयस्क संतान की भी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग कर देता है तो उस व्यक्ति की प्रत्येक नाबालिग संतान की भी यानी अवयस्क संतान की भी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। नंबर 2 है, जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है, अपने आप समाप्त हो जाती है, क्योंकि भारत एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। तो हमारा सही आंसर होगा, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता अधिनियम 1955 इसमें संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्राप्त नागरिकता खोने के 3 कारण बताए गए हैं। एक है परित्याग,
दूसरा समाप्ति और तीसरा वंचित करना। यानी नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 3 प्रकार से नागरिकता की समाप्ति हो सकती है। 3 प्रकार से कोई भी व्यक्ति अपनी नागरिकता खो सकता है। सबसे पहला है स्वैच्छिक परित्याग के द्वारा, यानी बाय रिनंशिएशन। पूर्ण आयु और क्षमता वाला भारत का कोई भी नागरिक अपनी भारतीय नागरिकता का परित्याग करने की घोषणा कर सकता है और ऐसी घोषणा के उपरांत वह भारत का नागरिक नहीं रहता है। यदि इस तरह की घोषणा तब हो जब भारत युद्ध में व्यस्त हो, तो केंद्र सरकार इसके पंजीकरण को रोककर रख सकती है। जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग करता है तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भी भारतीय नागरिक नहीं रहता है। हालांकि जब ऐसा बच्चा 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह वापस भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। दूसरा प्रावधान है, दूसरा कारण है समाप्ति के द्वारा। समाप्ति के द्वारा भी नागरिकता का त्याग किया जा सकता है, यानी बाय टर्मिनेशन। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अपने होशोहवास में रहकर जानबूझकर बिना किसी के दबाव में, अनुचित प्रभाव में या फिर विवशता के कारण भी अगर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। हालांकि व्यवस्था तब लागू नहीं होगी जब भारत युद्ध में व्यस्त हो। और तीसरा है वंचित करने पर, यानी बाय डेप्रिवेशन। केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय नागरिकता को आवश्यक रूप से समाप्त करना होगा यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई है, नागरिक ने संविधान का अनादर किया गया है, नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैरकानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो या उसे कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो, पंजीकरण या फिर प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो और नागरिक सामान्य रूप से 7 वर्ष से भारत से बाहर रह रहा हो। इन सब आधारों पर केंद्र सरकार चाहे तो किसी नागरिक की नागरिकता समाप्त कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है यह केवल राज्य सूची और संवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है। तो यह कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो राज्य सूची और संवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में ही मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। कथन नंबर 2 है यदि किसी मामले की जांच पहले से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा की जा रही है तो राज्य मानवाधिकार आयोग उस मामले की जांच नहीं करता है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। अगर पहले से ही किसी मामले की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा की जा रही है तो राज्य मानवाधिकार आयोग इसकी जांच नहीं करेगा। हमारा सही आंसर होगा, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 न केवल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बल्कि राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का भी प्रावधान करता है। यानी हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है वो किया गया है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। फलस्वरूप 26 राज्यों ने आधिकारिक राजपत्र अधिसूचनाओं के माध्यम से राज्य मानवाधिकार आयोगों का गठन किया है। राज्य मानवाधिकार आयोग संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची और संवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में ही मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। हालांकि यदि ऐसे किसी मामले की पहले से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा या किसी अन्य वैधानिक आयोग के द्वारा जांच की जा रही है तो राज्य मानवाधिकार आयोग उस मामले की जांच नहीं करता है। केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को छोड़कर अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा निर्वहन किए जा रहे मानवाधिकारों से संबंधित कार्यों को राज्य मानवाधिकार आयोग को सौंप सकती है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मामले में मानवाधिकारों से संबंधित कार्यों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा ही निपटाया जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को छोड़कर बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में जो मानवाधिकारों से उल्लंघन से संबंधित मामले हैं उन्हें राज्य मानवाधिकार आयोगों के द्वारा सुलझाया जाता है, निपटाया जाता है, जबकि दिल्ली के मामले में मानवाधिकारों से संबंधित मामलों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा ही निपटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है। कथन नंबर 1 है इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है और नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नंबर 2 है इनका पद राज्य मंत्री के समकक्ष होता है। तो ये कथन हमारा गलत है क्योंकि इनका पद जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं उनका पद कैबिनेट मंत्री के समान होता है, राज्य मंत्री के नहीं। नंबर 3 है वह क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो ये कथन भी हमारा गलत है क्योंकि क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के माध्यम से ही की जाती है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर
सी हमारा सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है नीति आयोग का गठन किस प्रकार होता है। सबसे पहले नीति आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं जो कि भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। एक उसमें शासी परिषद होती है यानी गवर्निंग काउंसिल होती है, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री जैसे कि दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, अब नहीं है जम्मू कश्मीर में, और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर इसमें शामिल होते हैं। क्षेत्रीय परिषदें, इन परिषदों का गठन एक या फिर एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले विशिष्ट मुद्दों और आकस्मिकताओं के समाधान के लिए किया जाता है। इनका गठन एक निश्चित कार्यकाल के लिए होता है और इनका आह्वान प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं। इन परिषदों की अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष के द्वारा यानी प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर उनके द्वारा नामित व्यक्ति करते हैं। विशिष्ट आमंत्रण वाले व्यक्ति, प्रधानमंत्री के द्वारा नामित प्रतिष्ठित विशेषज्ञ और प्रैक्टिशनर जिनके पास संबंधित क्षेत्र में विशेष ज्ञान और योग्यता हो, विशिष्ट आमंत्रण के साथ इसमें शामिल होते हैं। पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा, जो नीति आयोग का पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा है, उसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के अलावा निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होते हैं, जैसे उपाध्यक्ष होते हैं। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है और इनका पद कैबिनेट मंत्री के समान होता है। दूसरे सदस्य होते हैं जो पूर्णकालिक होते हैं और ये राज्य मंत्री पद के समान होते हैं। जो नीति आयोग के सदस्य होते हैं उनका पद राज्य मंत्री के पद के समान होता है। अंशकालिक सदस्य होते हैं नीति आयोग में दो, इसमें अधिकतम 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं और ये प्रमुख विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और अन्य संबंधित संस्थानों से संबंधित होते हैं। पदेन सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। इनकी अंशकालिक सदस्यता चक्र अनुक्रमण पर आधारित होती है। पदेन सदस्य, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्यों को प्रधानमंत्री के द्वारा पदेन सदस्य के रूप में इसमें मनोनीत किया जाता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इन्हें प्रधानमंत्री के द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है और ये भारत सरकार के सचिव के पद के समान होते हैं। जो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है और उनका पद भारत सरकार के सचिव के समान होता है और सचिवालय जैसा कि आवश्यक समझा जाए वैसा प्रावधान किया जाता है। तो ये था नीति आयोग का ढांचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कथन नंबर 1 है राष्ट्रपति सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। कथन नंबर 2 है राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये कथन हमारा गलत है। सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। कथन नंबर 3 है संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली का अनुसरण करता है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली का अनुसरण करता है। हमारा सही आंसर होगा कथन 1 और 3 बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली में सरकार के प्रमुख का निर्वाचन विधायिका से स्वतंत्र रूप में किया जाता है, जबकि इसके विपरीत संसदीय व्यवस्था में सरकार का प्रमुख प्रत्यक्ष रूप से विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। जो सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली होती है उसमें जो सरकार का प्रमुख होता है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, जबकि संसदीय प्रणाली में सरकार का प्रमुख विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। विशेषताएं क्या हैं अध्यक्षीय प्रणाली की। राज्य का वास्तविक प्रमुख, इस व्यवस्था में राज्य का प्रमुख वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है, यानी जो राज्य का प्रमुख जैसे हमारे यहाँ पर है राष्ट्रपति, वो राज्य वास्तविक प्रमुख नहीं होते हैं, संवैधानिक प्रमुख होते हैं। लेकिन अध्यक्षीय प्रणाली में जो राष्ट्रपति होते हैं, राज्य का प्रमुख, जो राज्य का प्रमुख यानी राष्ट्रपति होते हैं, वो वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होते हैं। शक्तियों का पृथक्करण, सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली में तीनों अंगों के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर यह कार्य करती है और इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। कार्यपालिका विधायिका को भंग भी नहीं कर सकती है और साथ ही न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र होती है। नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत पर यह काम करती है। जैसे इस व्यवस्था के अंतर्गत जो सरकार के तीनों अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी एक दूसरे पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। इसके साथ ही एक दूसरे को उनकी शक्तियों और कार्यों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन से रोकते हैं। इसमें राजनीतिक एकरूपता आवश्यक नहीं होती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत यह आवश्यक नहीं है कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य किसी एक ही राजनीतिक दल से संबंधित हों। अध्यक्ष प्रणाली में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति को छूट होती है कि वह अपनी मंत्रिपरिषद में किसी भी सदस्य को शामिल कर सकता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति का पद सिद्धांत और व्यवहार दोनों में ही बहुत शक्तिशाली होता है। ऐसी व्यवस्था वाले देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील,
अधिकांश लैटिन अमेरिकी देश शामिल हैं। यानी जो अध्यक्षीय प्रणाली वाले देश हैं उनमें है अमेरिका, ब्राज़ील और जो लैटिन अमेरिकी देश है वो। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति को आमतौर पर लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है और ये शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है और राष्ट्रपति का निर्वाचन विधायिका से स्वतंत्र रूप में किया जाता है। यानी राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। तो ये थी सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली। तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिए। आपका जो भी क्वेश्चन हो, जो भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।